आपका बहुत बहुत स्वागत है सानंद कुमार यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड्स थी अभी तक कि एक और इंटरव्यू सेशन आए, एक और इंटरव्यू सीरीज आए, और इसको अब आगे पूरा एक सीरीज के तौर पे ही लाएंगे। और आज हमारे साथ में है मिस्टर विवेक द्विवेदी, जो उत्तर भारत के एक जाने माने डीओ हैं LIC में। तो आज आपका उनसे तारुफ कराते हैं। तो विवेक सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ। और आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ज्यादा समय को ना गवाते हुए सीधे सवालों का सिलसिला आपके साथ शुरू करते हैं। जी जी। तो विवेक जी, सबसे पहले तो हमारी जनता ये जानना चाहती है कि एक डीओ होता कौन है और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? देखिए, LIC में जो डेवलपमेंट ऑफिसर की प्रोफाइल है, ये बीमे के उद्योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। बीमा करने का काम एक अभिकर्ता द्वारा किया जाता है। LIC एजेंट को जो रिक्रूट करता है, एक अभिकर्ता, हम लोग तरह तरह के जो एजेंट मार्केट में देखते हैं, लेकिन वो बनते कैसे हैं इसके बारे में लोगों को अमूमन नहीं पता है। तो LIC ने एक प्रोफाइल बनाई जिसका नाम रखा गया विकास अधिकारी डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये बेसिकली मार्केटिंग की प्रोफाइल है। ये कोई प्रशासनिक पद नहीं है, ये एक मार्केटिंग की प्रोफाइल है जिसका काम बिजनेस प्रिक्रूटमेंट है, बिजनेस को में वृद्धि करना है। तो LIC का विकास अधिकारी, हम लोग विकास वाहिनी भी कहते हैं, कि विकास के रथ को आगे बढ़ाती है, वो है LIC का विकास अधिकारी। ओके। जैसा कि मैं पूछने भी वाला था कि डीओ कोई एक प्रशासनिक पद है, आपने बता दिया कि नहीं है। तो सबसे पहले ये बताइए, आपकी एक मतलब डीओ बनने के लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए, या कुछ ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, या फिर ऐसे कोई एक्स्ट्रा स्पार्क होना चाहिए बंदे में? तो क्या नेसेसरी चीजें क्या एक डीओ बनने के लिए? LIC में विकास अधिकारी बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए जी। और 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। LIC में एजेंट बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर स्वयं की भी रुचि कोई, क्योंकि बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रोफाइल क्या है जी। अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रोफाइल टोटली मार्केटिंग प्रोफाइल है। अगर आपका लोगों से बात करने में रुझान है, लोगों से मिलना आपको अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, नए नए लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से ये प्रोफाइल आपके लिए है। एक अभिकर्ता भी LIC में विकास अधिकारी बन सकता है। LIC अपने रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है। 25% कोटा LIC एजेंट के लिए आरक्षित रखती है। 75% ओपन कैटेगरी से होता है। इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अच्छा, मतलब अगर अंडर ग्रेजुएट है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम ग्रेजुएशन। अच्छा, तो सर जैसे कि जितना मुझे पता है कि आपने बीटेक किया हुआ था CS से, तो ये एकदम सडनली आपने चेंज क्यों किया कि मतलब बीटेक इज अ टेक्निकल एजुकेशन और आपने CS से आप और भी सॉफ्टवेयर की फील्ड में आगे काम कर सकते थे, तो आपने मतलब LIC को ही ज्वाइन करना क्यों उचित समझा अपने जीवन? दरअसल जब मैंने बीटेक किया 2008 में, तो इंटरनेशनल स्लम्प आया था मार्केट में, जॉब की क्राइसिस थी, तो मैंने अदर विकल्प तलाशे। उसी दरमियान LIC ने ये विकास अधिकारी की पोस्ट निकाली। मुझे किसी के थ्रू पता चला, हमारे परिवार में कुछ लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया बहुत अच्छी प्रोफाइल है। मेरा थोड़ा सा बातचीत करने का स्वभाव था लोगों से, मुझे हिचक नहीं होती थी। मैंने अप्लाई किया और मैं आपको ताज्जुब होगा जानकर कि मेरी जो ज्वाइनिंग थी LIC में, वो नॉर्थ जोन शिमला डिवीजन से हुई। मेरी ज्वाइनिंग कानपुर की नहीं थी, मेरी ज्वाइनिंग हिमाचल प्रदेश, जहां भाषा दूसरी थी, लोगों का रहन सहन, कल्चर, परिवेश, सब कुछ इंटायरली डिफरेंट था। अच्छा, यहीं पे मेरा एक छोटा सवाल और आता है कि जैसे आपने कहा कि आपकी ज्वाइनिंग हिमाचल प्रदेश शिमला में हुई, तो क्या इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर भी होता है कि आपको अगर वहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती फिर आप वहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं? निश्चित रूप से अगर आप अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं जी। लेकिन चूंकि हिमाचल प्रदेश भी हिंदी भाषी इलाका है, हालांकि वहाँ पहाड़ी भी चलती थी, पंजाबी और पहाड़ी मिक्स चलती थी, लेकिन मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। चैलेंजेस थे, लेकिन चैलेंजेस तो फिर हर जगह रहेंगे। बिल्कुल, जिंदगी है तो चैलेंजेस हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अभी तक आपको मतलब डीओ बनने के बाद किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस प्रोफाइल को लेकर? देखिए, हर नौकरी के अपने चैलेंज होते हैं, उसी तरीके से विकास अधिकारी की जॉब के भी अपने चैलेंज हैं। आप पूरे देश में लगभग 22,000 विकास अधिकारी हैं। अगर आप उनसे बोलेंगे कि आप एक कागज पेन लेके अपनी समस्याएं लिखें, 10 समस्याएं लिखें, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 8 समस्याएं उनमें कॉमन होंगी।
सही बात है। नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं कि एजेंट फोन नहीं उठाते हैं, एजेंट इग्नोर कर रहे हैं, एजेंट बन नहीं रहे हैं। खुद को मोटिवेट रखना भी इस जॉब में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने देखा भी, आप खुद में भी बहुत ज्यादा मोटिवेट रहते हैं। तो अगला सवाल मेरा मोटिवेशन पे ही है कि जो हमारे एजेंट्स हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे एलआईसी के क्षेत्र में, तो वो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखें, मतलब आप अपने आप को कैसे रखते हैं, उसी तरीके से उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? देखिए, एक विकास अधिकारी और एक एजेंट के बीच का जो नाता होता है वो गुरु शिष्य क्या होता है। अगर गुरु स्वयं में ही मोटिवेटेड नहीं है तो उसका एजेंट कैसे मोटिवेटेड हो सकता है। अगर गुरु स्वयं में नेगेटिव सोच का है, नेगेटिव धारणा का है, तो उसका एजेंट किस तरीके से सकारात्मक होकर काम करेगा। और आपको ये बता दूं कि भारत में बीमा बेचना, इवन मैं तो हॉलीवुड मूवीज भी देखता हूँ, विदेशी इंग्लिश मूवीज देखता हूँ, बीमा बेचना पूरी धरती पे वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है। कोई लेना नहीं चाहता है, हम लोग देने जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है वो अमूर्त वस्तु है, सॉफ्टवेयर है। हम केवल एक कॉन्सेप्ट की सेलिंग करते हैं। हम एक मोबाइल होता है, हम उसमें दिखा सकते हैं कि ये फीचर है, ये उतने मेगापिक्सल कैमरा है, सॉफ्टवेयर भी है तो उसको इंसान यूज कर सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को बेचना और उससे उस कॉन्सेप्ट के पैसे लेके आना, वो भी एक लंबी अवधि के लिए। इसीलिए ये जॉब इतनी आसान नहीं है, फिर भी लोग करते हैं। और इसीलिए मैंने बोला मोटिवेशन इज द की। इस जॉब में चाहे वो अभिकर्ता हो या विकास अधिकारी, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो असफल हो जाएगा। तो जैसे कि अभी आपने बताया मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तो इसी कड़ी में एक और सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि क्या जो यूथ है आज का, ये एलआईसी को एक मतलब प्रॉपर करियर ऑप्शन की तरह देख सकता है? अगर देख सकता है तो मतलब वो क्या क्या अपने में ऐसे चेंजेस करे डे टू डे लाइफ में? बिकॉज जहां तक मुझे लगता है एलआईसी एजेंट की डे टू डे लाइफ जो होती है बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो क्या ऐसे चेंजेस करें जो कि एक यूथ भी प्रॉपर एक अच्छा एलआईसी एजेंट बन सके? देखिए, कैरियर बनाने के लिए, जीवन में कैरियर किसी भी डायरेक्शन पे, किसी भी डायमेंशन में अगर आप कैरियर अपना बनाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन तो आपके अंदर होना ही चाहिए। आप दुकान खोलते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आप कभी 8 बजे दुकान खोलोगे, कभी 10 बजे खोलोगे, कभी नहीं खोलोगे। इसी तरीके से अभिकर्ता की जिंदगी भी है कि अगर उसने एक संकल्प लिया है कि मुझे कैरियर बनाना है, एलआईसी से एक नियमित आय मुझे चाहिए, तो उसको 8 बजे अगर अपना बैग लेके निकलना है तो उसको डेली निकलना है। कोई एक्सट्रीम कंडीशन में ना निकले अलग बात है, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन नहीं होगा वो फेल हो जाएगा। तो कैरियर, आपने सवाल पूछा कि क्या युवाओं को कैरियर के रूप में आना चाहिए, तो एलआईसी में अभी एजेंट बनकर आप कैरियर बिल्कुल निश्चित रूप से बना सकते हैं, लेकिन आपको बहुत दृढ़ संकल्प की, पक्के इरादे की जरूरत है, क्योंकि इस रास्ते में शुरुआत में बहुत अड़चने हैं। मैं अभिकर्ता नए नए लगातार बनाता रहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि बड़ा कठिन काम है। सबसे पहला उनका जो डायलॉग होता है वो यही होता है, सर बहुत कठिन काम है। मैं कहता हूं आप मुझे एक काम बता दो जो आसान हो, तो हम अपने बाकी साथियों से बोल देंगे कि आप वो काम करने लगो, तो वो चुप हो जाते हैं। क्या काम आसान है? चैलेंजेस हर जगह है और हर अपनी तरह के चैलेंजेस हर जगह, जैसा फील्ड वैसे चैलेंज जी। तो जैसे आपने बताया कि आप एलआईसी एजेंट्स बनाते रहते हो, तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या एलआईसी एजेंट बनाने के लिए भी? देखिए, एलआईसी एजेंट बनने के लिए पहले 12वीं रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब वो 12वीं से नीचे करके मिनिमम 10वीं पास होना कंपलसरी है। 10वीं पास हो, पैन कार्ड बना हो, तो हम उसको एलआईसी का एजेंट बना सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं काफी टाइम से एजेंट्स के कि हम अपने आप को अपडेट कैसे रखें, क्या कुछ नया करें, और कई बार लोग मतलब किसी एक स्पेसिफिक एजेंट से ही एलआईसी की पॉलिसी लेना प्रेफर कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में मतलब जो बिल्कुल हताश हो चुके कैंडिडेट्स या एजेंट्स, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, एलआईसी जब से एलआईसी बनी है 1 सितंबर 1956 से, एलआईसी का कारोबार सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बेस्ड मार्केटिंग पे चल रहा है। बीमा अजनबियों से कोई नहीं लेता है, जिसको जानता है, जिसके साथ कोई पूर्व रिलेशन है उसको लेता है। बीमे के लिए जिसको हम नहीं जानते हैं उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पैसे से जुड़ा मसला है। हम बीमा उसी से लेंगे जिसको जानते हैं। अगर किसी परिवार में एक एजेंट की पहले से ही एंट्री है तो बहुधा ये देखा गया है
कि लोग थोड़ा सा झिझकते हैं, कहते हैं हमारे तो वो बीमे करते हैं। लेकिन अगर आपने वहां कोई ऐसा काम उनका करवाया है जो फंसा हुआ काम था, तो वो आपसे बीमा ले लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई इसका क्लियर कट रूल नहीं है कि कोई एक एजेंट है तो वही बीमा करेगा। ये एक तरीके से मिथ फैला हुआ है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक एजेंट से ही लेना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बीमा कहीं पर भी कर सकते। आप ऐसा कुछ डेडिकेशन दिखाओ उनको जिससे कि वो आपसे लेने पर मजबूर। डेडिकेशन आप नहीं दिखा सकते हैं। आप मैं बार बार अपने अभी करता हूँ, एक बात बोलता हूँ, आपने अब तक जो जिंदगी जी है, जब आप अभिकर्ता बन जाते हो तब आपको पता चलता है कि आपने समाज के लिए क्या किया अब तक। आपने बोया कि आप काटने का वक्त है। अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपने इंट्रोवर्ट कछुए की जिंदगी जी है, तो यकीन मानिए आपको ज्यादा समस्याएं आएंगी। और अगर आप पहले से ही कोई समाज सेवी भूमिका में रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका काम तुरंत चल निकलेगा। अच्छा, तो जैसे कि आप एक डीओ की पोस्ट पे प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहे हो, तो एक डीओ के लिए मतलब क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं एक ब्रांच को ऑपरेट करने में, और अपने एजेंट्स के बीच में आप किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हो? देखिए, मैंने जैसे पहले ही बोला आपको, एक डीओ और एजेंट के बीच का रिश्ता एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। एक एजेंट की अपने डीओ से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। डीओ अपनी कोशिश भी करता है कि वो अधिक से अधिक अपेक्षाएं पूरी रखे, लेकिन बहुत छोटी छोटी पैसे से जुड़ा मसला है, फॉर्म कंप्लीट भरा है कि नहीं भरा है, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। एक अच्छा एजेंट वही है जो अपना प्रपोजल फॉर्म पूरा कंप्लीट भरे, सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, ताकि अंडर राइटिंग में दिक्कत ना हो। प्रपोजल अच्छा भरा होगा, कोई एरर नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी, प्रपोजल एक बार में अंडर राइट होगा, डेटा पंच हो जाएगा और आपका पॉलिसी नंबर उसी दिन सेम डे जनरेट होगा। एक एजेंट के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम लेके आए हो कस्टमर से, सेम डे पॉलिसी नंबर लेके आप उसको एफपीआर जाके दे दीजिए, उससे एक भरोसा जनरेट होता है। मैंने कई अभिकर्ताओं को देखा है कि वो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट एफपीआर को अपने बैग में डाल के घूमा करते हैं, 3-3, 4-4 महीने तक उनके बैग में एफपीआर घूम रही है। पॉलिसी बॉन्ड तो अब एलआईसी सेंट्रलाइज कर चुकी है, वो सीधे कस्टमर के घर जा रहा है। ये इसीलिए किया गया क्योंकि पहले वो पॉलिसी बॉन्ड भी लेके घूमते थे। इसी वजह से एजेंट की जो पोस्ट है वो थोड़ी बदनाम भी हो चुकी है जी। मैं अपने अभिकर्ताओं को बोलता हूं, आपको उस छवि को तोड़ना है, क्योंकि एलआईसी कोई गलत काम नहीं कर रही है। अभी आप देखिए, 4 दिन पहले जो उड़ीसा के बालासोर में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें 400-500 आदमी मारा गया। सबसे पहले एलआईसी आई, अपने चेयरपर्सन साहब सिद्धार्थ मोहंती जी ने आश्वासन दिया कि हमको केवल ये पता चल जाए कि इसके पास एलआईसी की पॉलिसी थी और ये यहाँ उसकी डेथ हुई एक्सीडेंट में, हम पूरा क्लेम देंगे। और सेम डे क्लेम सेट होने चालू हो गए। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एलआईसी का हूँ, लेकिन एलआईसी तो ये काम शुरुआत से करती आ रही है, चाहे वो केदारनाथ फ्लड हो या ट्रेन हादसा हो। जब भी इस तरीके की पैंडेमिक सिचुएशन, इवन कोरोना की बात करें, कोविड में भी, तो जब दुनिया भर की कंपनियों ने क्लेम देने से मना कर दिया था, तो केवल एलआईसी थी जो आंख बंद करके क्लेम दे रही थी, किसी को परेशान नहीं कर रही थी। तो जैसे कि आप लोगों ने भी देखा कि अभी विवेक जी ने भी बताया, और ये बात सत्य है, मैं भी एलआईसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, बट मैं भी देखता हूँ कि चाहे केदारनाथ वाला फ्लड ले लो आप, चाहे कोविड का टाइम ले लो, और चाहे अभी जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है, और अभी भी कल मैं आंकड़े देख रहा था तो कुछ हजार लोगों तक ये क्लेम पहुंच भी चुके हैं और आगे बहुत तेजी से ये पहुंचाए जा रहे हैं। तो आगे हम लोग सवालों के सिलसिले को बढ़ाते हैं कि एलआईसी अपने एजेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। देखिए, एलआईसी अपने एजेंट्स को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। जिस तरीके से एलआईसी अपने एम्प्लॉइज को सहेजती है, उसी तरीके से एलआईसी अपने एजेंट्स को भी सहेजती है। कमीशन तो एक पार्ट है जिसके लिए एजेंट बनता है। उसके बाद हम लोग क्लब मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसकी शुरुआत ब्रांच मैनेजर बीएम क्लब मेंबर से होती है, वो आगे डीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर और चेयरमैन क्लब मेंबर तक पहुंचता है। उसकी वो नियम व शर्तें हैं, अहर्ताएं हैं। वो एलिजिबिलिटी जब पूरी होती है तो वो रिस्पेक्टिव क्लब में पहुंच जाता है। जिस क्लब का एजेंट सदस्य बन जाएगा, उस क्लब की फैसिलिटी उसको मिलेंगी। जैसे डीएम क्लब में है तो उसको 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की बाइक 0% इंटरेस्ट पे मिल जाएगी। फेस्टिवल एडवांस मिल जाएगा जो उसके कमीशन से अगले 10 महीने की कमीशन से काटा जाएगा, जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। स्टेशनरी एडवांस है, ऑफिस अलाउंसेस है, मोबाइल का खर्चा है, तो ये सभी ग्रेच्युटी है। 15 साल अगर आपने एजेंसी चला ली है तो 3 लाख रुपए, इस वक्त का रेट 3 लाख रुपए है, भविष्य में ये और बढ़ जाएगा। और जो सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये है कि अगर आप 3 साल तक 50-50 पॉलिसियां करते हैं
तो आप विकास अधिकारी बना दिए जाओगे। अच्छा, मतलब डायरेक्ट विदाउट एग्जाम? नहीं, एग्जाम होगा। अच्छा। लेकिन वो एग्जाम भी बस वो एक फॉर्मेलिटी होती है जी। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है, आप अभिकर्ता हैं, तो पिछले 3 वित्तीय वर्षों में आपकी 50-50 पॉलिसियां हैं, तो आप एजेंट कैटेगरी से विकास अधिकारी पद के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी, अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बन सकता है? क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि LIC अगले 5 सालों में क्या बड़े बदलाव कर सकती है एजेंट के नजरिए से या एक DO के नजरिए से, क्या लगता है आपको? देखिए, आने वाला समय जो है वो बहुत बदलाव वाला आ रहा है। आपने सुना होगा LIC अब आनंदा के थ्रू अपनी पॉलिसीज कर रही है जी। आनंदा एक ऑनलाइन डिजिटल न्यू बिजनेस प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे, अगर भारत में नागरिक मौजूद हैं, तो आप घर बैठे किसी की भी पॉलिसी केवल आधार के OTP के थ्रू पॉलिसी सबमिट कर सकते हैं। पॉलिसी बॉन्ड कस्टमर के घर पहुंच जाएगा, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट वो स्वयं डाउनलोड कर लेगा, मेल पे पॉलिसी बॉन्ड पहुंच जाएगा। तो अभी एक आनंदा की मेगा मीट मुंबई में हुई थी, जिसमें आपके चैनल के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार जी, वो गए भी थे। उन्होंने मुझे वीडियो शेयर किया कि चेयरपर्सन साहब ने बोला है कि आने वाले वक्त में जो आपका स्मार्टफोन है वही आपका ऑफिस बन जाएगा जी। ऑफिस से जो हम लोग डे टू डे छोटे मोटे काम कराते हैं, वो सब भागने की एजेंट को जरूरत नहीं रह जाएगी। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, एजेंट सिर्फ एक काम नहीं करता है, वो 3-4 अलग अलग काम पकड़े हुए हैं। इसलिए कई सारे एजेंट इसलिए डरते हैं, उनको लगता है कि ऑफिस में आके बैठना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आनंदा सीखिए, घर बैठे पॉलिसीज करिए। सर्विस के लिए आपके DO भी हैं, और आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन डिसाइड करिए जिस दिन आपको केवल सर्विसिंग के लिए जाना है। सर्विसिंग में छोटी छोटी बातें होती हैं, किसी को लोन लेना है, किसी की पॉलिसी बंद हो गई है उसको रिवाइव करवाना है, किसी की सरेंडर बंद पड़ी हुई है, पेड अप पॉलिसी है उसको सरेंडर करवाना है, किसी की मैच्योरिटी फाइल करवानी है। क्योंकि अगर आप सर्विसिंग अच्छी करेंगे, वहीं से आपको नया बीमा मिलेगा। तो आप सोचें केवल नया बीमा करेंगे तो वो मिलेगा, कुछ समय के बाद वो कम हो जाएगा। सर्विसिंग के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, दैट मीन्स यू आर नॉट ए गुड वर्कर, यू आर नॉट ए गुड एजेंट। तो जैसा कि विवेक जी ने बताया कि ये सारे एजेंट भाइयों को सबसे पहले अपनी सर्विसेज पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप जैसी सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करोगे, वो आपसे उतना ही इंप्रेस रहेगा और आपको उतने ही ज्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपका फिर से एक नया सेशन लेके आए और नए नए सवालों के साथ में। और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करिए, अगर आपकी सर के साथ में कोई क्वेरी है तो उसके आपको रिप्लाईज मिलेंगे। अगर सर फ्री होंगे तो सर उसमें रिप्लाई करेंगे, नहीं तो सर से कंसल्ट करके हम लोग आपको रिप्लाई करके देंगे कमेंट बॉक्स में। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा LIC एजेंट्स तक शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।